अक्सर जब हम इंटरनेट पर किसी नई वेबसाइट पर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो अचानक स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाता है। आप वो रीकैप्चा वाले बॉक्स की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही। वो छोटे छोटे बॉक्स जहां हमें कभी कार, कभी ट्रैफिक लाइट या मोटरसाइकिल की तस्वीरें चुनकर ये साबित करना पड़ता है कि स्क्रीन की इस तरफ कोई रोबोट नहीं बैठा है। हाँ, मतलब हमें बताना पड़ता है कि हम एक जीते जागते इंसान हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का फिल्टर है ना, जो असली और नकली के बीच का फर्क तय करता है। और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी बिल्कुल यही है। मतलब सूचनाओं की भीड़ में से असली तथ्यों को फिल्टर करना। हाँ, क्योंकि इंटरनेट दावों और बहसों से भरा पड़ा है और विषय बहुत ही बुनियादी है, लेकिन शायद आज के समय का सबसे ज्यादा उलझाने वाला सवाल है कि एक इंसान का असल प्राकृतिक खानपान क्या होना चाहिए। क्या हमारी बनावट शाकाहारी है या मांसाहारी? बिल्कुल। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास क्या क्या है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जितनी बहस होती है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। और इस फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए आज जो स्रोतों का पूरा पुलिंदा हमारे पास है, वो वाकई बहुत विशाल है। अच्छा, क्या क्या शामिल है इसमें? एक तरफ हमारे पास 21,000 से ज्यादा लोगों के आंत के बैक्टीरिया का विश्लेषण करने वाला नेचर माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन है। 21,000 लोग? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डेटा है। हाँ, और दूसरी तरफ इक्रिसैट का वो डेटा है जिसने भारत के 785 ग्रामीण घरों की रसोई का कच्चा चिट्ठा खोला है। अच्छा। इसके अलावा अलवर के मिलिट्री हॉस्पिटल की क्लिनिकल रिसर्च भी है। और हाँ, इंटरनेट पर चल रही दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं भी हैं, जैसे यूट्यूब चैनल गेट सेट फ्लाई साइंस का क्रमित विकास वाला नजरिया और डॉक्टर किस्ले का कार्निवोर डाइट का दावा। ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। लेकिन एक आम इंसान के लिए जो सुबह उठकर काम पर जाता है, अपने परिवार की सेहत की फिक्र करता है, अब वो इन भारी भरकम वैज्ञानिक बहसों में नहीं पड़ना चाहता। बिल्कुल, उनके लिए तो ये सब सिर के ऊपर से जाने वाली बात है। हाँ ना। इसीलिए आज हम किसी मेडिकल डिक्शनरी की तरह बात नहीं करेंगे। हम इस पूरी पहेली को एक बहुत ही तार्किक तरीके से रोजमर्रा के आसान उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये सही रहेगा। तो सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं, हमारे शारीरिक बनावट और हमारे इतिहास से। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई एक नई गाड़ी खरीदता है तो सबसे पहले यही देखता है कि वो पेट्रोल से चलेगी, डीजल से या सीएनजी से। मतलब उस गाड़ी का इंजन किस खास ईंधन के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। तो अगर हम इंसान के शरीर को एक मशीन माने, तो इसका प्राकृतिक ईंधन असल में क्या है? इस प्राकृतिक ईंधन की तलाश ना हमें इतिहास में बहुत पीछे ले जाती है। गेट सेट साइंस की डेटा का विश्लेषण करें तो आज से करीब 66 मिलियन साल पीछे जाना होगा। मतलब 6.5 करोड़ साल। हाँ, उस समय हमारे जो सबसे शुरुआती पूर्वज थे, जिन्हें विज्ञान की भाषा में पर्गेटोरियस कहा जाता है, वे मुख्य रूप से फल खाते थे। अच्छा, सिर्फ फल? हाँ, पेड़ों पर रहना और मीठे फल खोजना ही उनका जीवन था। यही कारण है कि इंसान के शरीर में आज भी मीठे स्वाद को पहचानने वाले जो रिसेप्टर्स हैं, वो इतने सक्रिय हैं। मतलब हमें मीठा इसलिए पसंद आता है क्योंकि लाखों सालों तक फलों की मिठास ही हमारे पूर्वजों की जिंदा रहने का एकमात्र सहारा थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। रुको, अगर मीठे की ये ललक 6.5 करोड़ साल पुरानी है और हमारे पूर्वज फल खाते थे, तो फिर इंसान ने शिकार करना और मांस खाना कब से शुरू कर दिया? ये तो पूरी तरह से एक अलग दिशा है। असल में ये बदलाव कोई शौक नहीं था, बल्कि एक भौगोलिक मजबूरी थी। करीब 25 लाख साल पहले पृथ्वी के मौसम में एक बहुत बड़ा और भयानक बदलाव आया। कैसा बदलाव? घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह बड़े बड़े घास के खुले मैदानों ने ले ली। अब पेड़ ही नहीं बचे तो फल कहाँ से आते? तो खाने की कमी हो गई होगी। हाँ। तब भुखमरी से बचने के लिए मजबूरी में हमारे कुछ पूर्वजों ने मरे हुए जानवरों का मांस या कीड़े मकोड़े खाना शुरू किया। और यहीं से विज्ञान का एक बहुत ही हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। वो क्या है? मांस खाने से शरीर को बहुत ही कम समय में भारी ऊर्जा मिलने लगी। इसी हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट की वजह से इंसान के दिमाग को विकसित होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा मिली। अच्छा। हमारे दिमाग का आकार तेजी से बढ़ा, हमने पत्थर के औजार बनाने की तकनीक खोजी और धीरे धीरे विकास करते हुए हम होमोसेपियंस बन गए। ये तो एक अजीब सी पहेली हो गई। मतलब हमारे दिमाग को इंसान वाला दिमाग बनाने के पीछे मांस का हाथ है, लेकिन हमारे शरीर की शुरुआती डिजाइन
वो फलों के लिए हुई थी। ये एक नजरिया है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे स्रोतों में एक बिल्कुल विपरीत दावा भी मौजूद है। अच्छा, कौन सा दावा? डॉक्टर किस्ले का। वो अपनी डाइट फिलॉसफी के लिए जाने जाते हैं और उनका तर्क इस विकासवादी थ्योरी से बिल्कुल अलग है। उनका दावा है कि इंसान का इतिहास आंशिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मांस खाने का रहा है। पूरी तरह से मांस खाने का। लेकिन वो फल वाले पूर्वजों का क्या? वो इस बात को साबित कैसे करते हैं? वो इसका प्रमाण हड्डियों में होने वाली कोलेजन आइसोटोप टेस्टिंग को मानते हैं। अब ये कोलेजन आइसोटोप क्या है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। हाँ बिल्कुल। इसे एक आम इंसान की भाषा में समझें तो जब कोई जीव कुछ खाता है तो उस खाने के कुछ खास रासायनिक निशान उसकी हड्डियों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। मतलब एक तरह का रिकॉर्ड बन जाता है। बिल्कुल। इन्हीं निशानों को आइसोटोप कहते हैं। डॉक्टर किस्ले का तर्क है कि जब वैज्ञानिकों ने हमारे प्राचीन पूर्वजों की हड्डियों के टेस्ट किए तो उनमें नाइट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा मिला। और ज्यादा नाइट्रोजन का क्या मतलब होता है? विज्ञान में नाइट्रोजन का ऊंचा स्तर यह बताता है कि वह जीव खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था, यानी वो एक खूंखार शिकारी था जो भारी मात्रा में मांस खाता था। बाप रे! तो उनका निष्कर्ष ये है कि इंसान मुख्य रूप से शिकार करके मांस खाने के लिए ही बना है और रेड मीट ही हमारा असली प्राकृतिक खाना है। ये तो बहुत ही बुनियादी स्तर का टकराव हो गया। एक तरफ का विज्ञान कह रहा है कि हम फल खाने वाले जीवों से विकसित होकर मांस खाने वाले बने, और दूसरी तरफ एक दावा ये है कि हड्डियों के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि इंसान हमेशा से पक्का मांसाहारी रहा है। हाँ, और यही कंफ्यूजन की असली वजह है। खैर, प्राचीन इतिहास और गुफाओं से बाहर निकलकर आज की वास्तविकता पर आते हैं। आज एक आम भारतीय इंसान की थाली में क्या है? क्या उस शरीर रूपी गाड़ी में सही ईंधन डल रहा है, या हम सिर्फ हवा में गाड़ी चला रहे हैं? अगर हम आज की भारतीय थाली का असली सच देखना चाहते हैं ना, तो हमें इक्रिसैट के उस विस्तृत अध्ययन पर नजर डालनी होगी। और सच कहूं तो ये डेटा डराने वाला है। ऐसा क्या है इस डेटा में? शोधकर्ताओं ने पूरे भारत के 6 अलग-अलग राज्यों के 785 ग्रामीण घरों का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। इसमें तेलंगाना के महबूब नगर से लेकर महाराष्ट्र के अकोला और गुजरात के पंचमहल तक के इलाके शामिल थे। अच्छा, मतलब काफी बड़ा और जमीनी सर्वे है। बिल्कुल। और इस जमीनी डेटा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि आज भी 80% परिवार अपनी रोजमर्रा की प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। 80%? ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। एक आम काम करने वाले इंसान के शरीर को रोज चलने के लिए कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही होता है। हाँ, लगभग 60 ग्राम। तो अगर वो प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो उनकी थाली में आखिर है क्या? पेट कैसे भर रहा है उनका? वे अपना पेट अनाज से भर रहे हैं। डेटा दिखाता है कि इन परिवारों की 60 से 75% प्रोटीन की जरूरत सिर्फ चावल, रोटी और बाजरे जैसे अनाजों से पूरी हो रही है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं। हाँ, उनके खाने में दालों की कटोरी बहुत छोटी है और सूखे मेवे या दूध दही की हिस्सेदारी तो न के बराबर है। अनाज से पेट तो भर रहा है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन गायब है। इस बात को अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े ना, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि हम एक बहुत मजबूत घर बनाना चाहते हैं। हमने दीवारें खड़ी करने के लिए ईंटें तो बहुत सारी लगा दी, मतलब रोटी और चावल खाकर पेट तो भर लिया, लेकिन हम उन ईंटों को मजबूती से जोड़ने वाला सीमेंट यानी अपना प्रोटीन वो डालना ही भूल गए। बहुत सही उदाहरण है ये। अब बिना सीमेंट के सिर्फ ईंटों के सहारे बना घर आंधी आते ही ढह जाएगा। ये सीमेंट और ईंट वाली उपमा इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। शरीर में मांसपेशियों और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए जो अमीनो एसिड नाम का सीमेंट चाहिए वो अनाज से पूरा नहीं बढ़ता। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस अध्ययन का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा कुछ और ही है। कोई भी सोच सकता है कि लोग प्रोटीन इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि वे गरीब हैं या उनके पास पैसे नहीं हैं। हाँ, अमूमन लोग यही सोचते हैं। तो क्या ऐसा नहीं है? नहीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन घरों में दूध देने वाली गाय भैंसें बंधी थीं या जिनके अपने खेत थे जहां वे दालें उगा सकते थे, वहां के लोग भी कुपोषण और प्रोटीन की कमी से जूझ रहे थे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अगर आंगन में गाय बंधी है और खेत में फसल है, तो फिर थाली में कमी किस चीज की है? पैसे या संसाधन की तो बात नहीं हो सकती। असल में कमी जागरूकता और शिक्षा की है। डेटा स्पष्ट रूप से एक पैटर्न दिखाता है। जिन घरों में महिलाओं को पोषण की सही जानकारी थी, अच्छा, हाँ, जहां उन्हें पता था कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, बल्कि थाली में दाल,
थोड़ा दूध या अंडे का होना शरीर के लिए क्यों जरूरी है, वहां प्रोटीन का स्तर बाकी घरों से काफी बेहतर पाया गया। यानी रसोई में मौजूद संसाधन से ज्यादा जरूरी है रसोई चलाने वाले का ज्ञान। 100% सही बात है। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अच्छा स्वास्थ्य सिर्फ बाजार से खरीदा नहीं जाता, बल्कि समझदारी से पकाया जाता है। बिल्कुल। अब जब हम जान चुके हैं कि बिना सीमेंट वाले इस ढांचे का क्या हाल है, तो उस बड़ी समस्या पर आते हैं जो आज हर दूसरे घर में बैठी है, बीमारियां। ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, और यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मोड़ लेती है। तो श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोतों में अब जो दो विपरीत विचारधाराएं सामने आ रही हैं, वो दोनों ही बहुत मजबूत और एकदम अलग मान्यताओं पर खड़ी हैं। हाँ, और हमारा मकसद यहाँ किसी भी एक विचारधारा का समर्थन करना या उसे सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ इन दोनों दावों, उनके पीछे के तर्कों और वैज्ञानिक डेटा को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि एक आम इंसान खुद तय कर सके। तो सबसे पहले हम उस कार्निवोर डाइट विचारधारा की बात करते हैं, जिसका समर्थन डॉक्टर किसले करते हैं। उनका क्या कहना है? उनका बहुत ही सीधा और बेबाक दावा है कि आज हम जो भी लाइफस्टाइल बीमारियां देख रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, फैटी लिवर हो या महिलाओं में होने वाली PCOS की समस्या हो। हाँ, आज के लिए बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। उनके अनुसार इन सब का असली मुजरिम हमारा प्लांट बेस्ड या अनाज वाला खाना है। उनका कहना है कि इंसानी शरीर इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को संभालने के लिए बना ही नहीं है। तो उनके कहने का मतलब है कि जो रोटी, चावल और सब्जियां हम सदियों से खाते आ रहे हैं, वही हमें बीमार कर रही हैं। तो फिर उनके हिसाब से इसका इलाज क्या है? उनके मुताबिक इसका एकमात्र इलाज है अनाज और सब्जियों को अपनी जिंदगी से लगभग पूरी तरह हटा देना। पूरी तरह हटा देना? बाप रे। उनका सुझाव है कि इंसान को सिर्फ और सिर्फ पशुओं से मिलने वाला खाना, मुख्य रूप से रेड मीट और अंडे खाने चाहिए। और इस बात को साबित करने के लिए वो अपना खुद का उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो खुद क्या खाते हैं? उनके दावे के अनुसार वो खुद एक दिन में 30 अंडे और करीब 1 किलो से ज्यादा मीट खाते हैं। 30 अंडे और 1 किलो मांस एक दिन में? हाँ, उनका तर्क है कि जब शरीर को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ता, इंसुलिन का संतुलन बना रहता है और शरीर को अपना असली प्राकृतिक ईंधन मिलने से सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। एक आम इंसान तो ये सुनकर ही घबरा जाएगा कि इतना सारा कोलेस्ट्रॉल और भारी फैट हमारा लिवर और दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन ठीक है, ये उनका अपना दावा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। हमारी पारंपरिक मेडिकल साइंस और क्लिनिकल रिसर्च इस बारे में क्या कह रही है? क्या अस्पताल भी यही मानते हैं कि मांस बीमारियों का इलाज है? नहीं, मेडिकल साइंस का डेटा बिल्कुल एक अलग ही कहानी बयां करता है। उदाहरण के लिए हमारे स्रोतों में अलवर के मिलिट्री अस्पताल की एक बहुत ही प्रामाणिक क्लिनिकल रिसर्च शामिल है। अच्छा, उसमें क्या पाया गया? इस अध्ययन में टाइप 2 डायबिटीज के 200 मरीजों को शामिल किया गया। इनमें से 115 मरीज शुद्ध शाकाहारी थे और 85 मरीज मांसाहारी थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही समूहों के लोगों का वजन, जिसे हम BMI कहते हैं, वो लगभग एक समान था और दोनों ही डॉक्टर की दी हुई दवाइयां खा रहे थे। मतलब वजन समान था, दवाइयां समान थीं, तो फिर उनकी डाइट ने उनके ब्लड शुगर पर क्या असर डाला? नतीजे डॉक्टर किसले के दावों को सीधे चुनौती देते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि शाकाहारी मरीजों का ब्लड शुगर नियंत्रण मांसाहारियों की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर था। अच्छा, कैसे नापा उन्होंने इसे? इसे मापने के लिए डॉक्टरों ने HbA1c टेस्ट का इस्तेमाल किया। अब इसे सरल भाषा में समझें तो ये टेस्ट असल में हमारे खून का पिछले 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड होता है। मैंने सुना है इसके बारे में। अगर यह 6.5% से ऊपर है तो इंसान को डायबिटीज है। इस अध्ययन में शाकाहारियों का औसतन लेवल 7.47% दर्ज किया गया। और मांसाहारियों का? उनका लेवल 8.72% था, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। शाकाहारी खाने में मौजूद फाइबर ने शुगर को खून में तेजी से घुलने से रोका। ये तो सिर्फ डायबिटीज की बात हो गई, लेकिन क्या जो भारी मात्रा में रेड मीट खाने की सलाह दी जा रही है, उसको लेकर दुनिया के बाकी वैज्ञानिक कुछ कहते हैं? जी हाँ, और वो डेटा काफी चिंताजनक है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और दुनिया भर के 500 से अधिक अन्य अध्ययनों का निष्कर्ष है कि रेड मीट का ज्यादा सेवन करने से कैंसर का खतरा 17% तक बढ़ जाता है। बाप रे, 17%? कौन सा कैंसर? खासकर पेट की आंतों का कैंसर, जिसे कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं। और बात सिर्फ कैंसर की नहीं है, विज्ञान ये भी समझाता है कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है? जब हम हाई प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ भारी मांस खाते हैं ना, तो उसके सख्त रेशो को तोड़ने और पचाने में इंसान के पाचन तंत्र को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पेट को ओवरटाइम करना पड़ता है। बिल्कुल। शरीर इसे एक तरह का भारी तनाव यानी मेटाबॉलिक स्ट्रेस मान लेता है। इस आंतरिक तनाव की वजह से शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होने लगता है। अच्छा, कॉर्टिसोल? हाँ, और कॉर्टिसोल असल में शरीर का अलार्म सिस्टम है। अगर ये हमेशा चालू रहे तो शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। तो अब एक आम इंसान करे तो क्या करे? ये तो एक चक्रव्यूह है। हाँ, कंफ्यूजन तो है। एक तरफ दावा है कि अनाज जहर है, दिन भर मांस खाओ तो बीमारियां भाग जाएंगी। दूसरी तरफ मिलिट्री अस्पताल का डेटा कह रहा है कि शाकाहारियों का शुगर लेवल ज्यादा कंट्रोल में है, और WHO चेतावनी दे रहा है कि रेड मीट से कैंसर हो सकता है। कोई भी इंसान इस जानकारी के बोझ तले दब सकता है। ये भारी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम इंसानी शरीर को किसी मशीन की तरह एक ब्लैक एंड व्हाइट सांचे में फिट करना चाहते हैं कि या तो ये सही है या वो सही है। हाँ, लोग हमेशा एक आसान जवाब ढूंढते हैं। लेकिन बायोलॉजी ऐसे काम नहीं करती। शरीर की जरूरतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप उससे काम क्या ले रहे हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें अपनी चर्चा के अगले पड़ाव पर आना होगा। वो क्या है? रोजमर्रा की शारीरिक ताकत यानी स्ट्रेंथ बनाम लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता यानी स्टैमिना। ये बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। चलिए इसे कामकाज के नजरिए से तौलते हैं। मान लीजिए एक तरफ खेत में चलने वाला भारी भरकम ट्रैक्टर है जिसे कीचड़ में से कई टन वजन खींचना है। इसके लिए चाहिए शुद्ध मांसपेशियों की ताकत। और दूसरी तरफ एक लंबी दूरी तय करने वाली कार है जिसे बिना इंजन गर्म किए सैकड़ों किलोमीटर लगातार चलना है। इसके लिए चाहिए स्टैमिना। तो विज्ञान के अनुसार कौन सी डाइट किस वाहन के लिए सही ईंधन है? ये उपमा बहुत ही शानदार है। अगर आपके शरीर का लक्ष्य वो ट्रैक्टर बनना है, यानी आपको भारी वजन उठाना है, पहलवानी करनी है या बड़ी बड़ी मांसपेशियां बनानी है, तो गेट सेट फ्लाई साइंस का डेटा स्पष्ट रूप से बताता है कि मांसाहारी डाइट का पल्ला भारी है। अच्छा, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पशुओं से मिलने वाले प्रोटीन में पौधों से मिलने वाले प्रोटीन के मुकाबले लगभग 30% ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं। वही सीमेंट वाले ब्लॉक्स। हाँ, जब आप जिम में भारी वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियां टूटती हैं। उन्हें वापस जोड़ने और पहले से बड़ा बनाने के लिए ये अमीनो एसिड्स सबसे बेहतरीन बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। मतलब अगर अचानक से बहुत भारी ताकत लगानी है तो मांस एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है। लेकिन अगर मुझे लंबी दूरी की वो कार बनना है, मान लीजिए किसी को खेत में सुबह से शाम तक बिना थके काम करना है या कोई लंबी मैराथन दौड़ लगानी है, तब शरीर की जरूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं और वहां शाकाहारी डाइट स्पष्ट रूप से आगे निकल जाती है। वो ऊर्जा चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जो शाकाहारी खाने में भरपूर होता है, अनाज और फलों में। हाँ, लेकिन असली जादू पानी का है। विज्ञान बताता है कि जब शरीर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर जमा करता है तो वो उसके साथ 3 ग्राम पानी को भी बांध कर रख लेता है। अच्छा, इससे शरीर लंबे समय तक अंदर से नम और हाइड्रेटेड रहता है। रुको, तो क्या मांस खाने से शरीर में पानी जमा नहीं होता? नहीं, मांस के साथ एकदम उल्टी प्रक्रिया होती है। जब हम भारी मात्रा में मांस खाते हैं तो शरीर को उस भारी प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर अमोनिया बनता है। अमोनिया? वो तो एक तरह का जहर है ना? बिल्कुल। इंसान का लिवर इस अमोनिया को तुरंत यूरिया नाम के तत्व में बदल देता है ताकि उसे शरीर से बाहर फेंका जा सके। लेकिन क्या? इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए किडनी को बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। नतीजा ये होता है कि भारी मांस खाने वाला शरीर अपने ही पानी को निचोड़कर बाहर कर देता है। बाप रे, मतलब शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। हाँ, और इंसान को जल्दी थकान लगने लगती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के कई एलीट अल्ट्रा मैराथन रनर्स जो 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, वे अक्सर वीगन या शाकाहारी होते हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है कि कैसे पानी और किडनी की मेहनत हमारे स्टेमिना को तय करती है। मतलब ट्रैक्टर और कार के ईंधन को एक दूसरे में नहीं मिलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। और यहाँ इतिहास का एक बहुत ही रोचक पन्ना भी खुलता है। अच्छा, वो क्या? हम सबने रोमन ग्लैडिएटर के बारे में तो सुना ही है।
वो खूंखार लड़ाके जो एरिना में जानवरों और एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई लड़ते थे। हाँ बिल्कुल, उन पर तो कितनी फिल्में बनी हैं। कोई भी यही सोचेगा कि वो तो कच्चा मांस चबाते होंगे ताकत के लिए, लेकिन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं कि 2000 साल पहले के वो बेहद ताकतवर ग्लैडिएटर मुख्य रूप से शाकाहारी थे। रुको रुको, क्या सच में? ग्लैडिएटर्स तो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। बिना मांस के वो इतनी भारी तलवारें और ढालें कैसे उठाते थे? असल में उनकी डाइट का मुख्य हिस्सा जौ और बीन्स होते थे। ये चीजें उन्हें लंबे समय तक लड़ने का स्टैमिना देती थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि लड़ाई के दौरान अपनी हड्डियों को टूटने से बचाने के लिए और कैल्शियम की भारी कमी को पूरा करने के लिए वे अपने पीने के पानी में लकड़ी की राख घोलकर पीते थे। राख घोलकर पीना? बाप रे, इंसान के शरीर को चलाने के लिए लोगों ने क्या-क्या प्रयोग किए हैं। ये सच में चौंकाने वाला है। हाँ, तो ये एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि भारी ताकत और स्टैमिना शाकाहार से भी आ सकता है। बस आपको ये विज्ञान पता होना चाहिए कि शरीर में डालना क्या है। खैर, अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से पर आते हैं। हम जो भी बाहर से खाते हैं, चाहे वो मांस हो, फल हो या अनाज, उसका हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट की उस अंधेरी दुनिया में क्या असर होता है? यहाँ हम उस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जिसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। गट माइक्रोबायोम। हाँ, हमारी आंतों के अंदर करोड़ों अरबों छोटे छोटे बैक्टीरिया का एक पूरा शहर बसा हुआ है। जो खाना हम खाते हैं ना, उसे असल में हम नहीं पचाते, बल्कि ये बैक्टीरिया पचाते हैं। अच्छा। नेचर माइक्रोबायोलॉजी जर्नल में एक बहुत ही विशाल अध्ययन प्रकाशित हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया के 21,561 लोगों के गट माइक्रोबायोम का डेटा लिया गया। और इसमें क्या निकला? वैज्ञानिकों ने इसमें एक बहुत ही अचरज भरी चीज खोजी। उन्होंने पाया कि आपके पेट के इन बैक्टीरिया के पास आपके पूरे खानपान का एक सटीक सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट होता है। अगर मैं इसे उसी पुरानी उपमा से जोड़ूं, तो क्या ये बैक्टीरिया हमारे शहर के उन मजदूरों की तरह हैं जो उसी काम के हिसाब से अपनी संख्या बढ़ाते हैं जिस चीज की फैक्ट्री हम अपने पेट में लगाते हैं? अरे वाह, ये एकदम सटीक तरीका इसे समझने का। मतलब जैसी फैक्ट्री वैसे मजदूर? बिल्कुल। आप जो खाना रोज खाते हैं उसी के हिसाब से आपके पेट में खास तरह के बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं और पनपते हैं। अगर आप रोज फाइबर वाली सब्जियां खाते हैं तो फाइबर पचाने वाले बैक्टीरिया की फौज तैयार हो जाती है। और अगर कोई सिर्फ मांस खाने लगे तो वो फाइबर पचाने वाले बैक्टीरिया भूखे मर जाते हैं और उनकी जगह फैट और प्रोटीन पचाने वाले बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों की मशीनें सिर्फ इंसान के मल का एक सैंपल देखकर 100% सटीकता के साथ बता सकती हैं कि वो इंसान वीगन है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। मतलब किसी को अपने मुंह से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इंसान का माइक्रोबायोम सब सच उगल देता है। बिल्कुल, आपकी डाइट आपके अंदर की दुनिया का पूरा नक्शा बदल कर रख देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी अपनी थाली में परोस रहे हैं, वो सिर्फ हमारी जीभ का स्वाद या पेट की भूख नहीं मिटा रहा, बल्कि हमारे अंदर एक पूरी सभ्यता का निर्माण या विनाश कर रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस पूरी विस्तृत चर्चा और इतने सारे डेटा को एक जगह समेटते हैं। एक आम इंसान के लिए इस पूरे विश्लेषण का असल निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि दुनिया में कोई भी एक जादुई डाइट नहीं है जो सबकी हर समस्या रातों रात दूर कर दे। इंसान का शरीर बहुत लचीला है। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शाकाहारी है तो उसे ये समझना होगा कि सिर्फ रोटी चावल मतलब सिर्फ ईंटें काफी नहीं है। उसे अपने सीमेंट यानी प्रोटीन के कई स्रोतों की योजना बनानी होगी, जैसे अलग अलग तरह की दालें, बाजरा, सूखे मेवे और डेयरी उत्पाद। और अगर कोई मांसाहारी है तो उसे ये भ्रम छोड़ना होगा कि मांस ही सब कुछ है। उसे फाइबर का संतुलन बनाना होगा और रेड मीट से दूरी बनानी होगी, क्योंकि उसके खतरे विज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से साबित कर चुका है। बिल्कुल, सारा खेल ज्ञान, जागरूकता और संतुलन का है। ईंटों के साथ सीमेंट भी लगाना है और समय आने पर ट्रैक्टर की ताकत के साथ साथ लंबी दूरी वाली कार का स्टैमिना भी बनाए रखना है। हाँ, और यहाँ इन सारे स्रोतों को खंगालने के बाद, इतिहास और विज्ञान के पन्नों को एक साथ देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? देखिए, हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपना खानपान बदला और उस एक बदलाव ने उनके दिमाग का आकार बदल दिया, उन्हें जानवरों से उठाकर एक नई प्रजाति यानी इंसान बना दिया। वो होमो सेपियंस वाला हिस्सा। हाँ, और आज हम माइक्रोबायोम की स्टडी में देख रहे हैं कि हमारी आज की डाइट हमारे पेट के बैक्टीरिया का पूरा ढांचा, हमारा पूरा आंतरिक सिग्नेचर बदल रही है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज जो हम अत्यधिक प्रोसेस्ड, मिलावटी
और कारखानों में बना हुआ खाना खा रहे हैं, वो भविष्य में इंसानों को चुपचाप किसी बिल्कुल ही नई प्रजाति में विकसित कर रहा हो? बाप रे! क्या हमारी आंतों के अंधेरे में एक नया एवोल्यूशन चल रहा है जिसके बारे में हमें कोई भनक ही नहीं है? ओहो, ये विचार तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम अपने अहंकार में ये सोचते हैं कि हम अपने खाने को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि शायद हमारा खाना हमें अंदर ही अंदर किसी और ही चीज में बदल रहा है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब इंटरनेट स्क्रीन पर वो रिकैप्चा आए और आपसे साबित करने को कहे कि आप इंसान हैं, तो बस एक पल के लिए अपनी थाली की तरफ देखना और सोचना कि आप अपनी उस इंसानी पहचान को आखिर क्या खिला रहे हैं। क्या भविष्य में हम वो इंसान बने भी रहेंगे जो हम हुआ करते थे? इसी रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। सोचने और पचाने के लिए बहुत कुछ है।